प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 तीनों में जो है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, यानी कि समस्याओं से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो भाई जो भी समस्याएं दी गई हैं पहले हम पढ़ कर समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण, और उसके बाद फिर उसका हल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो भाई समस्याओं से संबंधित प्रश्न अब देखें। प्रश्न नंबर 4 ओके किया जाए। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जी समीकरण बनाना है अब। और दो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो भाई पहले तो हम लोग माने यहाँ पर, पहले हम लोग मानेंगे अभी। और यहाँ पर जो है पहली संख्या मान लें हम लोग। यहाँ पर दो संख्याएं हैं क्रमागत दो संख्याएं हैं। तो इसके पहले क्रमागत संख्याओं पर क्वेश्चन हम लोग पीछे समीकरण बनाए थे। सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी समीकरण बनाया जाएगा। तो इसमें दो संख्याएं हैं तो हम लोग एक संख्या पहले मान लें। माना पहली संख्या बराबर x, ये पहली संख्या x मान लिया गया। तब दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1। देख लो, क्रमागत मतलब कि क्रम से आने वाली संख्याएं, और दो संख्याएं हैं यहाँ पर क्रम से आने वाली। तो मतलब हम कोई सी भी दो संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 12-13 या 13-14 या 14-15। मतलब एक से स्टार्टिंग करो, 1-2 या 2-3 या 3-4 या 4-5 या 5-6। मतलब दो संख्याएं क्रमागत हैं। ठीक है ना। तो भाई क्रमागत के लिए अगर पहली संख्या x है, मान लो हम लोग मान लिए, तो दूसरी संख्या x+1। ठीक है ना। तो हम लोग ये दो संख्याएं मान लिए। अब देखो जी, अब जो है प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो इन दोनों के वर्गों का योग, देखो जी, इन्हीं दोनों के वर्गों का योग बराबर 365। ये देखो क्या हो गया प्रश्नानुसार। अब इसी को आगे बढ़ना तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ने के लिए अब काम क्या करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a² + b² + 2ab। ठीक है। और बराबर यहाँ पर 365 है ही। ठीक। अब भाई आगे बढ़े। अब तो देखो जी, ये x² ऐसे ही, ये वाला भी ऐसे ही उतरेगा। एक का स्क्वायर हटाएंगे तो एक ही आएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2x होगा। ठीक है। और एक काम किया जाए, 365 का भी पक्षांतर कर दिया जाए तो हमारा राइट में 0 बचा तब। ठीक। अब सजातीय पद को देखकर थोड़ा जोड़ घटाना कर लिया जाए भाई। तो ये 2x², उसके बाद ये देखो जी, ये 2x ऐसे ही रहेगा, और इसमें से ये घट कर आ गया 364। ठीक है। अभी 2 से भाग हो रहा है, अभी 2 से सब डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड भी करना है। तो x² + x, और ये 2 × 2, 2 × 8 16, 2 दूना 4। देखो जी, ये यहाँ पर बना है द्विघात समीकरण। इतना काम करने के बाद बस अब इसे मत पद तोड़कर हम लोग हल कर दें, जो आएगा आंसर होगा। तो भाई मत पद तोड़कर खंड करना, तो इसके लिए खंड पता किया जाएगा। यानी कि 182 यहाँ पर है। 182 का ऐसा खंड करो कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर ये 1 आ जाए, 1। ठीक है। तो भाई 182 का खंड करो, 1 आ जाए, तो ये खंड हो जाएगा आप लोग का 14-13। देखो जी, ये खंड 14-13 का होगा। क्यों? क्योंकि 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। ठीक। तो ये खंड पता चल गया हम लोग को।
अब चिन्ह भी मिलाना कि भाई कौन सा किस चिन्ह के साथ रहेगा, तो हमें लाना है +1। तो +1 लाने के लिए 14 को प्लस में करें और 13 को माइनस में, तो अभी बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखो 14 को प्लस में, 13 को माइनस में, देखो आ जाएगा +1x तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई अब कॉमन लेना है, तो इसमें से x कॉमन, इसमें से 13 कॉमन ले लिया जाए, तो ये सब बचेगा कॉमन लेने के बाद। अब x + 14, x + 14 एक ब्रैकेट में, और x - 13 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो गुणनखंड तो हो गया भाई। चलो जी, अब बारी बारी से जीरो लेना है, तो ये ऊपर का रफ कर दिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग बारी बारी से जीरो ले रहे हैं। ठीक, ये रफ कर दिया जा रहा है। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से देखो जी माइनस में 14 आएगा और यहाँ से प्लस में 13। ठीक है, तो भाई अब ऋणात्मक वाली संख्या तो हम यहाँ नहीं ले सकते, प्लस में जो धनात्मक मिला है वैल्यू यही हम आंसर में ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक ही हम आंसर में लेंगे। ये माइनस वाली संख्या तो हम अब नहीं ले सकते, यानी कि x बराबर 13 लेने पर, x बराबर 13 लेने पर पहली संख्या भाई हम लोग माने हैं x का मान 13, तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मतलब x + 1 माना गया था, और x का मान 13 + 1 बराबर 14। ठीक है, बस लिख दो। अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और 14 है जी। देखो जी, ये आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन। देखो जी, तो ये प्रश्न नंबर 4 आप लोग का ओके, और अभी से रफ कर दिया जा रहा है, और फिर प्रश्न नंबर 5 अब देख लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहा है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो जी, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ, तो समकोण त्रिभुज मतलब कि देखो जी ये समकोण त्रिभुज में ये एक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो भाई देखो जी, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या है, मतलब कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो भाई कर्ण ये 13 सेंटीमीटर करो। ठीक है, उसके बाद हमें मानना क्या है, तो यहाँ जो है प्रश्न के अनुसार हम आधार मानेंगे। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, ये आधार हम लोग मान लिए भाई। अब इसमें तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें भुजाओं का नाम होता है लंब, कर्ण, आधार। ठीक है, तो जिसमें कर्ण दे दिया है तो हमें अब लंब और आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार, लंब मतलब कि ये ऊंचाई और आधार मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई लंब के लिए तो हम लोग ये देखो, आधार के लिए तो x मान लिए, आधार मतलब ये x हम लोग मान लिए इसको। ठीक है ना, तो ऊंचाई देखो जी, तब त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात लंब,
लंब बराबर, तो लंब के लिए बता रहा भाई कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार तो हम लोग x मान लिए हैं। अब x से 7 सेंटीमीटर कम यानी कि माइनस में कर दो 7। देखो ये हो गया जी। देखो जी, हम लोग आधार भी पहले आधार माने तो लंब निकला यहाँ से, लंब मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। अब बाकी कर्ण तो दे ही रखा है, तो देख लो अब यहाँ से जो है ये सब अब हमें पता चल गया है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज तो दिया ही है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो भाई यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। रखो जी, कर्ण का यहाँ पर 13, लंब का हो जाएगा, लंब मतलब की ऊंचाई, ठीक है, लंब मतलब ऊंचाई, और आधार तो भाई x हम लोग माने ही हैं। बस अब यही इसी को आगे बढ़ना है हम लोग लेकर, तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाई अब आगे बढ़ने के लिए 13 का स्क्वायर हटाया जाए तो 169 आ जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीजगणित फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो जी, इसका प्रसार करेंगे, ये आ जाएगा इतना। उसके बाद प्लस में ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही बचा है, ठीक। अब 100 मतलब 169 का पक्षांतर भी कर दिया जाए और सब जोड़ घटाना। देखो जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वैसे उस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर साइड में काम कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो जी, ये 2x स्क्वायर पहले हम लोग जोड़ के लिख ले रहे हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस में 14x लिख दिया जाए, ये हो गया जी। उसके बाद प्लस में 49 लिख दिया जाए, ठीक है। उधर तो लिख दिए हम लोग, 169 पक्षांतर की करके लिखा जाए, तो माइनस में 169 और एक तरफ 0 बचा, ओके। तो भाई अब यहाँ से जो है थोड़ा सा और जोड़ घटाना कर लें हम लोग, ये दोनों घटकर आ जाएगा 120 आ जाएगा। देख लो जी, माइनस में 120 आ जाएगा घटकर। उसके बाद पता चल रहा है कि 2 से अभी सब कटेगा भी, देखो 2 से काटो, हाँ जी। तो अब यहाँ पर ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से मत पद तोड़कर गुणनखंड करें हम लोग। तो भाई मत पद तोड़कर यानी कि 60 का ऐसा खंड करना है कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर 7 आ जाए। तो 60 का खंड करना है, 60 का, तो ये हो जाएगा 12×5 60। देखो 12×5 का खंड है, 12 में से 5 घटा देंगे 7 बच जाएगा। अब 12×5 60 भी हुआ, यानी कि 12 और 5 का खंड है, जिसमें 12 माइनस में रहेगा और 5 प्लस में रहेगा। देख लो, अब ये खंड आप लोग मिला लें, यहाँ पर 12 माइनस में रहेगा और 5 प्लस में रहेगा। कॉमन, तो भाई x कॉमन है तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन है तो x माइनस 12, ठीक। अब देखो जी, ये दोनों मैच कर रहा है, तो एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। एक बार इससे 0 ले लेना है, एक बार इससे 0 ले लेना है। इससे 0 लेंगे तो आ जाएगा प्लस में 12 x का मान, यहाँ से जो है माइनस में 5 आएगा। तो भाई अब यहाँ भी 2 मान आया है। अब इन दोनों मानों में माइनस वाला तो हम नहीं लेंगे आंसर में, प्लस वाली संख्या ही हम आंसर में लेंगे, क्योंकि ये भुजा की लंबाई है, तो भुजा की लंबाई मतलब कभी ऋणात्मक नहीं होता है। लंबाई किसी भी चीज़ का हो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा वो धनात्मक में ही मानते हैं। तो यहाँ x बराबर 12 ही लिया जाएगा तब, ठीक है।
तो भाई x बराबर 12, तो ये ऊपर का रफ कर दिया जा रहा है और फाइनल आंसर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि x बराबर 12 लेने पर, x बराबर 12 लेने पर, तो 12 लेने पर भाई हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी कर्ण को छोड़कर। तो भाई पहले आधार ही देख लो, आधार बराबर, तो आधार के लिए x माने थे, x का मान 12 आया। ठीक, तथा ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर भाई x माइनस 7 था, x माइनस 7 ही माने थे हम लोग। तो x का मान यहाँ पर 12 रख दिया जाए और आ गया ये 5 सेंटीमीटर। देख लो, अतः अन्य दो भुजाएं क्या हो गया जी, 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो ये जी देखो जी, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूरा कंप्लीट फुलफिल। ओके, तो फिर इसे भी रख कर दिया जा रहा है। और अब लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ये जिस टाइप से प्रश्न दिया गया है इस टाइप बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग उदाहरण 1 में समीकरण बनाए थे। ठीक है ना, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी प्रश्न देखना सभी लोग, बिल्कुल उदाहरण 1 में जो दिया गया था दूसरा भाग, उदाहरण 1 का दूसरा भाग, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। ठीक है ना, तो भाई अब देखो प्रश्न पढ़ लिया जाए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये कुटीर उद्योग है, वो कुछ दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक दिन में, और कितने बर्तनों का निर्माण करता है भाई वो तो नहीं पता, वही ज्ञात करना है हमें। ठीक, उसके बाद एक बर्तन का मूल्य भी बता दिया है कि भाई एक बर्तन का मूल्य कैसे कैसे है, तो और भी बताया है, और भी मतलब कि एक दिन में जितने भी बर्तन बने हैं उनमें लागत मूल्य जो लगाया है, लागत पूंजी, वो भी 90 रुपये बता दिया है भाई कि टोटल बर्तन जितना बना पूरे दिन में कुल लागत 90 रुपये लगा। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर जो है हम लोग मानेंगे एक दिन में जितने भी बर्तन बनाए जा रहे हैं, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। भाई ये तो हम लोग मान लिए एक दिन में कुल x बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, तथा एक बर्तन का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य भी बताया है इसमें, देखो कैसे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। देखो जी, ये जो रेट बता रहा है एक बर्तन का जो लागत मूल्य है वो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखो जी, ये जो है एक बर्तन का मूल्य आ गया 2x + 3 रुपये। देखो जी, ये एक बर्तन का मूल्य आया। तो भाई हम लोग तो इतना मान लिए हैं। अब जो है प्रश्न के अनुसार
अब प्रश्न के अनुसार काम कर दिया जाए तो अभी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अब द्विघात समीकरण देखो कैसे बनेगा। जो 90 रुपये दिया है ये एक दिन में कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मतलब की लागत मूल्य 90 रुपये। एक दिन में टोटल बर्तन जितने बन रहे हैं उसमें कुल 90 रुपये लागत मूल्य लग रहा है। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे। अब कुल इतने बर्तन बन रहे हैं, ठीक है, और एक बर्तन का मूल्य 2x + 3 रुपये है। तो भाई इन दोनों का गुणा कर देने से टोटल मूल्य आ गया है। टोटल मूल्य आ जाएगा एक कुल बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य बराबर आ जाएगा कुल कितने रुपए हैं वो पता चल गया जी। वो देखो 90 रुपये बता रहा है। बस अब इसी को आगे बढ़ना अभी तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखो 2x² + 3x, ठीक है। 90 का पक्षांतर करो। अजी तो तुरंत ही बना द्विघात समीकरण, तुरंत बना, एक लाइन में ही बनकर फिट हो गया ये। अब यहाँ पर तो कुछ डिवाइड होगा नहीं तो अब यहीं से हम खंड करेंगे, मत पर तोड़कर गुणनखंड कर दिया जाए। तो भाई 2 का पहले 90 में गुणा करेंगे तो 90 गुना हो गया 180। अब 180 का खंड करो जिससे 3 आए या जोड़ने पर या घटाने पर, मतलब कि ये खंड हो जाएगा 15 और 12 का। 15 और 12, 15 में 12 से गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 भी आ जाएगा, ठीक। तो बस 15, अब 15 को प्लस में लिखेंगे, 12 को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। देखो जी हम लोग पीछे से करते हुए आ रहे हैं सॉल्व एकदम। अब ये मत पर तोड़कर अब आना चाहिए गुणनखंड। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से 6 कॉमन होगा तो 6 दूना 12 और ये 15, 6 का 90, ठीक है। अब हम लोग ऊपर रब कर दे रहे हैं, ऊपर अब सॉल्व कर दिया जाए। भाई 2x प्लस ये 0 ले रहे हैं पहले, ये 2x + 15 और x - 6 बराबर 0। देखो जी गुणनखंड हो गया। गुणनखंड हो गया तो भाई ये ऊपर हम लोग रफ कर दे रहे हैं और रफ करके ऊपर काम कर दिया जा रहा है। एक बार इससे 0 ले लेना है और एक बार उससे, तो यहाँ से पक्षांतर करके -15/2 निकलेगा और यहाँ से प्लस में 6 निकला जी। तो यहाँ भी 2 मान निकला है x का। अब तो भाई यहाँ तो फिर ये माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला ही आंसर लेंगे हम। तो यानी कि x बराबर 6 लेने पर, अब देखो जी अब हो गया आंसर। अब लिखा जाए तो x बराबर 6 लेने पर अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x माने थे, x का मान 6 आया, ठीक है ना। चलो जी एक आंसर तो ये हो गया। तथा प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत हम लोग माने मतलब वो निकाला गया था 2x + 3 रुपये। 2x + 3 रुपये ये हम लोग शुरू में ही निकाले थे हम लोग। अब इसमें मान रख दिया जाए x का मान, तो 6 दूना 12 + 3 यानी कि देखो जी ये आप लोगों का कंप्लीट, यानी कि एक दिन में कुल 6 बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन का मूल्य 15 रुपये है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 आप लोग का पूरा हुआ, यानी कि प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हुआ आज।
तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए और प्रश्नावली 4.3 के नियम के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। बिल्कुल ऐसे ही मैथ एकदम आसान शब्दों में हम लोग सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो IR कोचिंग सेंटर से जुड़ें मैथ की बम्पर तैयारी के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के रूल नियम के साथ।